प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी का। मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले कि विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी से सवाल जवाब का ये दौर शुरू हो, इससे पहले स्पीकर साहब के सियासी सफर पर एक बार नजर डाल लेते हैं प्लीज। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता एक साफ छवि के राजनेता माने जाते हैं। जमीनी स्तर से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले ज्ञानचंद गुप्ता बड़े ही शांत स्वभाव के नेता हैं। पंचकुला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले ज्ञानचंद गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी भी माने जाते हैं। ज्ञानचंद गुप्ता वर्ष 1996 से 2001 और 2001 से 2006 तक चंडीगढ़ नगर निगम के पार्षद रहे। इसके अलावा 1997 से 98 तक ज्ञानचंद गुप्ता चंडीगढ़ के मेयर भी रहे। 1991 से 1992, 1993 से 1995 और 1995 से 1997 में वो चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष भी रहे। इसी के बाद हरियाणा भाजपा की राजनीति में वो सक्रिय हुए। 2006 से 2008 में हरियाणा भाजपा के उपाध्यक्ष रहे। 2014 में पंचकुला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक बने। 2019 में फिर से जनता ने इन्हें अपना प्यार दिया और विधायक चुना। ज्ञानचंद गुप्ता के शांत स्वभाव और साफ छवि को देखते हुए इन्हें विधानसभा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। विधानसभा में ज्ञानचंद गुप्ता की भूमिका से हम सभी भली भांति परिचित हैं। सदन में किसी भी जनप्रतिनिधि की बात को ध्यान से सुनना और समय देना, साथ ही सदन की कार्यवाही में किसी भी सदस्य की अनुशासनहीनता पर इनके तल्ख तेवर भी देखने को मिलते हैं। तो ओवर टू यू ज्योति, प्लीज सवाल जवाब का ये दौर शुरू करें। बहुत शुक्रिया विनय। तो एक बार जोरदार तालियां फिर से कार्यक्रम के आगाज के लिए। हमारे बेहद खास और कॉन्क्लेव के पहले मेहमान हरियाणा विधानसभा स्पीकर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियां। सर, शुरुआत क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, विधानसभा स्पीकर आप हैं, तो आपका स्पीकर के तौर पर जो अब तक का सफर रहा उसी से आगाज करते हैं। कैसा रहा, कैसे देखते हैं? देखिए, 4 नवंबर 2019 को विधानसभा के अध्यक्ष के नाते मुझे जिम्मेवारी दी गई और मैं समझता हूं कि मेरे लिए एक नई जिम्मेवारी थी। मेरा जो पूरा जीवन रहा या कार्यकाल रहा, ज्यादा हिस्सा संगठन की दृष्टि से संगठन में काम किया। लेकिन वर्ष 1996 में जब चंडीगढ़ के महापौर के नाते काम शुरू किया तो मैं समझता हूं कि वो जो उस समय का एक्सपीरियंस था वो मेरे पास था, क्योंकि महापौर की जिम्मेवारी भी लगभग विधानसभा अध्यक्ष जैसी ही होती है। वहां पर भी जो हाउस को चलाना, नगर निगम के जो कार्यशैली है, तकरीबन जो विधानसभा के स्पीकर जैसी है। तो इसलिए मुझे यहाँ इस जिम्मेवारी को वहन करते हुए, जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए मुझे कोई विशेष किसी भी प्रकार की कहीं दिक्कत पेश नहीं आई और मैंने ये प्रयास किया कि जो जिम्मेवारी मुझे संगठन ने दी है और सभी जो हमारे माननीय विधायक हैं, क्योंकि मेरा चुनाव यूनानिमस हुआ था, चाहे उसमें सत्ता पक्ष के साथी थे चाहे विपक्ष के साथी थे, सभी ने मुझे ये गौरव प्रदान किया था। तो इसलिए मेरी ये जिम्मेवारी भी बनती है कि मैं सभी का, चाहे वो सत्ता पक्ष के हमारे विधायक हैं चाहे वो विपक्ष से हैं, उन सभी का ख्याल रखूं और मैंने ये प्रयास किया है। और आज लगभग 3-3.5 वर्ष हुए हैं और मैंने विधानसभा के अंदर जो भी जिम्मेवारी या जो भी कार्य उनको अच्छे ढंग से और कुछ नई प्रयोगों के साथ, नई तकनीक के साथ करने का प्रयास किया है। तो आप ये मान रहे हैं पहले ही उत्तर में कि कोई बहुत बड़ी चुनौती तो नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि की अगर बात करें अब तक के कार्यकाल में, अब तक के सफर में, आप क्या मानते हैं सिंगल सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही आपके लिए स्पीकर के नाते? ये जो 3 साल का समय था, 3 साल के समय के अंदर वो कोविड काल भी था, जिस लगभग 2 वर्ष, पौने 2 वर्ष तक
उस कोविड काल के अंदर हम पूरी तरह से विधानसभा का सत्र भी नहीं कर पाए। कोविड काल के अंदर जब सत्र आयोजन करना होता था तो हमें अपने हाउस के अंदर वो एक बड़ी चुनौती रही। बड़ी सर, चुनौती माफी के थी, साथ उसको हमने कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे खास मेहमान हरियाणा के कृषि मंत्री वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल जी हमारे साथ हैं, तो इनसे भी सवाल जवाब होगा। आप बात कर रहे थे सबसे बड़ी उपलब्धि की। तो देखिए, कोरोना काल एक मैं इसमें समझता हूँ चैलेंज रहा। कि कोविड काल के समय में हाउस को चलाना, वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि हमारा जो हॉल है, जो हमारी विधानसभा है, उसका सदन का जो हॉल है वो बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी हमने अपने माननीय विधायकों का मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि उनको हमने अगर जो विजिटर गैलरी के अंदर भी सीट दी, उन्होंने वहां पर भी बैठ करके भी हमारे इसकी सदन की कार्रवाई में भाग लिया। और जहां तक सबसे बड़ी उपलब्धि की बात आप कह रहे हैं, वो इसी कार्यकाल के अंदर हमने, जैसा कहते हैं कि कोई भी जो मुश्किल है उसमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले, वो था हमने एक संकल्प किया कि अपनी विधानसभा को ई विधानसभा क्यों ना करें, क्योंकि आपने देखा कि ऑनलाइन सारी एजुकेशन हो गई थी, ऑनलाइन सारा काम चलने लगा था, ऑफिसेज ऑनलाइन काम कर रहे थे। तो मेरे मन के अंदर भी आया क्यों ना हम अपनी विधानसभा को भी ई विधानसभा करें। और आज इस बात का मुझे बहुत बड़ा संतोष है कि जो हमने लक्ष्य तय किया था, उस लक्ष्य के अंदर, उस समय की सीमा के अंदर नेशनल ई विधान के सभा के माध्यम से जो सबसे पहली विधानसभा है हमारी, जो ई विधानसभा बनी है, और उसका रिजल्ट भी हमने देखने को मिला कि लगभग 5 करोड़ से 7 करोड़ रुपए वर्ष का एक पेपर की सेविंग वो विधानसभा को होने लगी है। पिछले ही सत्र के अंदर देखा कि हमने 98% पेपर की सेविंग की है। तो एक मैं समझता हूं कि वातावरण, जो हमारा पर्यावरण है, उसकी दृष्टि से पेड़ यदि बचते हैं तो हमारा पर्यावरण भी बचता है। ये जाहिर है एक अच्छा कदम, एक उपलब्धि रही एनवायरमेंट के लिहाज से भी, और दूसरे राज्य भी इसे फॉलो कर रहे हैं, पास लगते हिमाचल के, चाहे हम बात करें। ठीक है, आप बहुत बार ये कहते हैं कि 54 विधायक जब हमारे थे, 54 जब एमएलए थे, उनके लिए ये भवन था, ये परिसर था। अब 90 हो चुके हैं। 90 तो आपने बताया कि जैसे तैसे काम कर रहे हैं, लेकिन परिसीमन होने वाला है आने वाले दिनों में। मेरा सवाल ये कि आप जो नए विधानसभा परिसर के लिए प्रयास कर रहे हैं गुप्ता जी, उन्हें पंजाब के राजनीतिक दल तो उसकी आलोचना कर रहे हैं कि चंडीगढ़ में क्यों, आप पंचकुला में कीजिए, कहीं और कीजिए। हरियाणा के विपक्षी दल भी ये कहते हैं कि आप हरियाणा विधानसभा से जो दावा के उसको कमजोर कर देंगे। देखिए ज्योति जी, ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है, और मैं नहीं समझता कि चंडीगढ़ में यदि हरियाणा का दूसरा अपना बड़ा विधानसभा भवन बनता है तो उससे चंडीगढ़ के ऊपर हमारा दावा कमजोर होगा। अगर एक बिल्डिंग की जगह 2 बिल्डिंग हमारी बन जाती हैं तो उससे दावा मजबूत होगा या कमजोर होगा, मुझे ये समझ नहीं आता। पुरानी वाली बिल्डिंग का क्या करेंगे? लेकिन वो पुरानी तो बिल्डिंग हमारी है ही है, वो तो हेरिटेज बिल्डिंग है। एज ए हेरिटेज हम उसको प्रिजर्व भी करेंगे और उसका इस्तेमाल भी करेंगे। जो हमारी, चाहे वो रिसर्च के लिए है, बहुत जरूरत है हमारे रिसर्च करने की, लेजिस्लेचर के ऊपर रिसर्च करने की, और जो हमारी कार्रवाई है लेजिस्लेचर कार्रवाई, उसके ऊपर रिसर्च करने की बहुत जरूरत है। लेकिन हम उस स्थान का इस्तेमाल विधानसभा के लिए करते हुए एक नई विधानसभा हमें क्यों आवश्यकता है, मैंने आपको मालूम होगा कि मैंने कहा बार बार कि आज की जो विधानसभा है, जिस विधानसभा के अंदर हम कार्य कर रहे हैं, वो विधानसभा के अंदर जो स्पेस है, 1966 के अंदर हरियाणा विधानसभा बनी थी। उस समय 54 जो थे विधायक थे, फिर 75 विधायक हो गए, अब 90 विधायक हो गए, और जहां तक मेरी जानकारी है कि 2026 के अंदर लगभग 125 विधायक होने वाले हैं। आज की परिस्थिति विधानसभा की ये है, जैसा अभी आपने कोरोना काल के अंदर देखा कि हमें अगर 2 विधानसभा सदस्य
और कोई चुन करके आते हैं 90 के 92 हो जाते हैं तो उनके लिए भी सीट अवेलेबल नहीं है। तो उस दृष्टि से हमें 2026 को अभी से सोचना चाहिए। ये मेरी सोच है कि अभी से खुद भी हम जब भी जाते हैं मीडिया कवरेज के लिए, मीडिया गैलरी से हम देखते हैं बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। आपकी पीड़ा ये भी है कि पूरे देश में हरियाणा विधानसभा ऐसी है जहां जेपी दलाल जी भी बैठे हैं, मंत्रियों के पास एक कमरा भी नहीं है विधानसभा परिसर पहली में। विधानसभा। अच्छा सर, मेरा सवाल अभी बचता है, 40% हिस्सा है हरियाणा का, पंजाब कितना दे रहे हैं? 27, अगर मैं ठीक हूँ। तो पंजाब की ये दादागिरी क्यों आप लोग नहीं ठीक कर पा रहे हैं? 8 से अधिक साल तो आप लोगों को हो गए, केंद्र में आप लोगों की सरकार गए, तो पंजाब की ये दबंग गई हठ धर्मिता यूं ही चलती रहेगी? हरियाणा के लोग आदत डाल लें इसकी। देखिए ज्योति जी, इसके अंदर जहां पंजाब का कसूर है वहां हमारे हरियाणा की भी जो सरकारें रही हैं, या जो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि उनको चाहिए था कि जब हमें अपना हक पूरा नहीं मिल रहा, 1966 के अंदर यदि ये आवाज उठाते तो शायद इतनी मुश्किल नहीं आती। 1966 से लेकर के 2019 तक किसी भी विधानसभा सदस्य ने या सरकार ने ये अपना हक मांगा ही नहीं, और बिना मांगे तो माँ भी जो है वो दूध नहीं पिलाती, और इसलिए मैंने समझा कि हमें अपना हक मिलना चाहिए और उस हक की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इस बात की तारीफ कर रही हूँ कि आप लोग प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई दोराई है नहीं। पिछले दलों की हो सकता है पॉलिटिकल विल कम रही होगी, लेकिन मेरा सवाल तो ये था कि 2014 के बाद तो आप लोग यहाँ पर हैं, पिछली बार बहुमत से थे, इस बार गठबंधन से हैं, केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ हैं, तो पंजाब को क्यों नहीं कहा जाता कि जो हरियाणा गठन के वक्त जो तय हुआ था वो हरियाणा को मिले? नहीं, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? क्योंकि अभी नहीं, उसके लिए देखिए, उसके लिए हमने प्रयास किया। जब मैंने आवाज बुलंद की, मैं खुद पहले जाकर के जो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, क्योंकि ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं चंडीगढ़ प्रशासन के अंदर हैं, चंडीगढ़ के प्रशासक और जो पंजाब के राज्यपाल भी हैं, उनसे मिला जाकर के, उनसे मिलकर के मैंने अपनी व्यथा या अपनी जो मांग थी या जो अपनी दिक्कत थी उनको बताई। उन्होंने कहा कि प्रयास करेंगे। फिर हमने ये बात अपनी विधानसभा के अंदर रखी और हमारी हरियाणा विधानसभा ने यूनैनिमसली, चाहे वो सत्ता पक्ष था चाहे हमारे विपक्ष के साथी थे, सभी ने इस मांग को एंडोर्स किया। उन्होंने कहा कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए, और एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जिसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी भी थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, मैं खुद शामिल था और कुछ अन्य नेता शामिल थे। हम पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक को मिले कि हमें अपना हक, हमारा जो हक है वो मिलना चाहिए। तो उसके लिए एक हमने प्रयास शुरू किया है। मुझे लगता है कि इसके भी अच्छे परिणाम जल्दी ही निकलेंगे। एसवाईएल का विवाद तो सबकी जानकारी में है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की बात करें, वहां भी एक तरह से हरियाणा का अपना हाईकोर्ट नहीं है। पीयू की बात करें सर, 85% पंजाब और चंडीगढ़ का, हरियाणा का और बाकी तमाम राज्यों का केवल 15%। तो उसके लिए सरकार कुछ दावा करेगी, कोई प्रयास करेगी कि हरियाणा की हिस्सेदारी बढ़े वहां पे? देखिए ज्योति जी, मैं इसके लिए, क्योंकि जो हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़े मैं दुख से कहूंगा कि हमारा जो उत्तर हरियाणा है, शुरू से ही उसकी उपेक्षा हुई है। कुमारी सैलजा भी मान रही है अब तो। हाँ, अब कहने लगी हैं। जब वो मेंबर पार्लियामेंट थी तब नहीं बोला, या जब उनके जो विधायक थे स्वर्गीय डीके बंसल जी, उन्होंने इस बात को नहीं उठाया। जब मैंने कहा कि हमारे साथ जो ये हमारे साथ एक धोखा हुआ है या हमारे साथ अन्याय हुआ है, तब उन्होंने कहना शुरू किया कि हाँ, उत्तर भारत के साथ, उत्तर हरियाणा के साथ जो है वो न्याय नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी वाला जो मामला आपने कहा कि अगर ये हमें सही समय पर इस मामले को उठाते तो शायद हमें आज दिक्कत नहीं आती। आज चाहे वो पंचकुला के हमारे विद्यार्थी हैं, चाहे वो यमुनानगर के हैं, अम्बाला के हैं, अगर वो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए कोटा जो रिजर्व किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी ने, वो केवल 15% है, और वो पूरे देश के लिए है, केवल हरियाणा के लिए नहीं है। उसमें हरियाणा के लिए कुछ भी अलग से नहीं है। हरियाणा में भी, और चाहे वो राजस्थान का है चाहे मध्य प्रदेश का, वो 15% है, और 85% जो है वो चंडीगढ़ के लिए है या कुछ पंजाब के लिए है। तो वो हक हमें मिलना चाहिए था। हमारे विद्यार्थियों को आज
अगर 11वीं में भी कोई व्यक्ति जो हमारा स्टूडेंट है 11वीं यदि वो पंचकूला के स्कूल से पास करता है तो उसको 12वीं में एडमिशन चंडीगढ़ में नहीं मिलती, 10वीं के बाद 11वीं में एडमिशन नहीं मिलती। तो इस प्रकार से हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा है कि जैसे हरियाणा का चंडीगढ़ के ऊपर कोई हक ही नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये हमारा दुर्भाग्य रहा, क्योंकि जिस समय चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे उस समय ये जो चंडीगढ़ के यूनिवर्सिटी का हिस्सा था, जो हरियाणा का हिस्सा था, हमने उस टाइम छोड़ दिया था और आज का उसी के दुष्परिणाम आज हम लोग भुगत रहे हैं। ठीक है, तो हमने बात की पंजाब और हरियाणा के जो मुद्दे हैं उसमें आप प्रयास कर रहे हैं कि जो बहुत पुराने कानून थे उनमें भी आप बदलाव कर रहे हैं, नाम उनका बदल रहे हैं। ठीक है, वो तमाम चीजें काबिल तारीफ ज्योति हैं। जी मैं आपको बताता हूँ, जी जो अभी आपने कहा कि पंजाब और हरियाणा के कानून, आप देखिए कि 1966 से लेकर के 2020 तक हरियाणा की सरकार, हरियाणा की विधानसभा पंजाब के कानूनों के तहत काम करती रही। जो भी एक्ट थे, जो भी रूल्स थे, वो पंजाब के रूल्स हम पर लागू होते थे। जब मुझे इस बात के मैंने संज्ञान लिया तो हमने तुरंत विधानसभा के अंदर रेजोल्यूशन लेकर के आए। विधानसभा के अंदर वो सभी कानून जो पंजाब के कानून लागू थे हमारी विधानसभा के ऊपर, उन सभी को हमने बदला और आज जो हरियाणा है वो हरियाणा के कानूनों से गवर्न हो रहा है, ना कि पंजाब के कानूनों से। देखिए, अब तक जो हमने बात की है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी उपलब्धियां हैं, जिसमें विधानसभा की बात करें, आप अलग से विधानसभा का भी प्रयास कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। लेकिन कुछ राजनीतिक बातें हम कर लें, कब तक बंसल साहब पर, कुमारी सैलजा पर, बंसीलाल पर, पुरानी सरकारों पर कब तक आप लोग ठिकरा फोड़ते रहेंगे? क्योंकि पुरानी जो खाई थी वो तो पाट ली गई होगी, अब तक नहीं, हमने कभी भी ना उत्तर हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ, ना कुमारी शैलजा जी, ना डीके बंसल जी। हम आज जो अपनी मांग क्लेम कर रहे हैं वो अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर, अपने काम के आधार पर, पंचकूला के अंदर ऑन रिकॉर्ड में आपके यहाँ चैनल पर बोल रहा हूं कि पिछले 9 साल के अंदर 5000 करोड़ रुपए के विकास के काम हमने पंचकूला के अंदर करवाए हैं। और यहाँ पिछले 50 साल के अंदर इतने काम नहीं हुए जितने हमने इन 9 साल के अंदर करवाए हैं। कोई भी व्यक्ति आकर के मुझे अगर कहे लिस्ट चाहिए कि कौन कौन से काम हुए हैं, मैं वो लिस्ट भी दे सकता हूँ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पंचकूला की उपेक्षा हुई, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकाल था, चाहे वो और दूसरी पार्टियों के कार्यकाल रहे, लेकिन मुझे इस बात का भी इस बात का भी दुख है कि पंचकूला से हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे, लेकिन पंचकूला के विकास की तरफ कभी ध्यान गया ही नहीं। ठीक है, पंचकूला की बात हुई, अंत में भी पंचकूला की थोड़ी बात करेंगे। विधानसभा से जुड़ा अंतिम सवाल, उसके बाद राजनीतिक मुद्दों पर आएंगे। जो फाइनेंस पावर है, फाइनेंशियल जो पावर है विधानसभा की, वित्तीय स्वायत्ता है, उसके लिए कहां तक पहुंचे? क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं कि विधानसभा कहीं ना कहीं उसमें स्वायत्ता मिले। देखिए, ये बात सही है कि आज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए विधानसभा को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिले, वित्तीय शक्तियां, वो विधानसभा की जो बजट है, विधानसभा का बजट खर्च करने के लिए आज हमें सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है। वो विधानसभा जो बजट का पास करती है पूरे प्रदेश का, और उसी विधानसभा को हमें सरकार वहां से फिर परमिशन लेनी पड़ती है। ये बड़ी मतलब एक ऐसी चीज है जिसको लेकर के अभी हमारे जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है या जो हमारे ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर इस मुद्दे के ऊपर गंभीरता से विचार हुआ और वहां पर एक सभी स्पीकर जो पूरे कॉमनवेल्थ कंट्री से आए हुए थे, यूनानिमस रेजोल्यूशन हुआ कि ये जो पावर्स हैं, फाइनेंशियल पावर जो है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है विधानसभा की, वो विधानसभा के पास रहनी चाहिए। और विधानसभा के जो खर्चे हैं, छोटा छोटा सा खर्चा हमें पास करने के लिए सरकार के पास भेजना पड़ता है। वो क्यों? क्या आपने हमें एक अगर 10,000 का बजट दे दिया तो हम 10,000 के अंदर
उसी के बजट के अंदर हम अपना फाइनेंशियल वो मैनेजमेंट करेंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन सरकार के पास दोबारा उसी 10,000 को में से अगर 1,000 खर्च करना है तो फिर सरकार के पास जाना पड़ता है, ये ठीक नहीं है। और इसके लिए हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है और मुझे मुख्यमंत्री जी बहुत पॉजिटिव नजर आए हैं और मुझे पूरी आशा है कि इस विषय के ऊपर भी हमें सफलता मिलेगी। और अगर ऐसा हुआ तो एक बहुत बड़ा आप कहेंगे कि मील का पत्थर पार देखिए, करना होगा। उसमें मैं बताऊं आपको, जी। अभी ये राजस्थान के अंदर ऑल इंडिया मेयर स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस थी, वहां स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर वहां के मुख्यमंत्री ने तत्काल ऑन द स्टेज ये अनाउंस किया कि आज के बाद जो सारी फाइनेंशियल पावर्स हैं विधानसभा की, वो विधानसभा को दे दी गई हैं। पंजाब के पास ऑलरेडी पहले से हैं, आंध्र प्रदेश के पास पहले से हैं, लेकिन यहाँ हरियाणा के अंदर शायद किसी ने प्रयास ही नहीं किया, बात नहीं की। मैंने एक शुरुआत की है, मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम निकलेंगे। अच्छा सर, एक पिछले कार्यकाल में ये बात बहुत रही कि ब्यूरोक्रेसी हावी है सरकार पर। इस बार भी बहुत बार ये शिकायतें आती हैं, आप भी कहीं ना कहीं एडमिट करते हैं इस बात को कि विधायकों की सुनते नहीं अधिकारी। वो पुरानी बात हो गई ज्योति जी, अब नहीं है। अभी अब सुन रहे हैं, मैं ये नहीं, जानना अब सुन चाह रहे रही हैं, हूँ क्योंकि एक प्रोटोकॉल कमेटी का भी गठन किया नहीं, गया और अभी आपको मैं देखिए- पंचकुला विधायक के नाते देखिए- क्या ज्ञानचंद गुप्ता के अधिकारी सुन लेते हैं? नहीं, मेरी ज्ञानचंद गुप्ता की बात नहीं है, नहीं, अकेले पंचकुला की नहीं बात नहीं, करें, नहीं विधायक अकेले के तौर पर। पंचकुला की बात भी नहीं है, ये पूरे हरियाणा की बात है और पूरे हरियाणा के विधायकों की बात है। और विधायकों में भी चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हैं चाहे वो विपक्ष के विधायक हैं, आज इस बात की मुझे संतोष है कि जब ये शिकायतें आई थी, हमने इन शिकायतों का संज्ञान लिया। लेने के पश्चात हमने मुख्यमंत्री जी से बात की, हमने एक पत्र जारी किया सभी एसपीज को, डीसीज को और जो अधिकारियों को कि प्रोटोकॉल के मुताबिक आपको जो विधानसभा के सदस्य हैं उनका टेलीफोन सुनना पड़ेगा और उनके पत्र का जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो दैट विल बी ए मैटर ऑफ प्रिविलेज। अगर वो उनके सम्मान को, प्रिविलेज को जो है वो हानि होगी। जब से हमने वो लेटर एंडोर्स की भेजा है तो उसका असर दिखा के उसका मैं ये बहुत जानना चाह असर रही हूँ। दिखाने देखने को पड़ा। हमने तो एक कमेटी और गठित की है। कई बार शिकायत आती थी कि जो अधिकारी हैं वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते। उस प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए जो एक कमेटी का गठन किया गया है, कमेटी ऑन प्रोटोकॉल कमेटी, यानी कंटेम्प्चुअस बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर्स, उसका संज्ञान लेने के लिए प्रोटोकॉल कमेटी का गठन किया है। मैं इन दोनों बातों को लेकर आपसे जवाब चाहती थी। सर, शुरुआत में ही आपने कहा कि आप ये कोशिश करते हैं कि आप सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में ये अंतर महसूस ना होने दे कि आप कोई पक्षपात कर रहे हैं या फिर सरकार के पक्ष में हैं। बहुत बार एलिगेशन लग जाते हैं बहुत सारे स्पीकर्स पर। नहीं देखिए, किसी आप समझ गए होंगे मैं कहां पर पहुंच रही हूँ। एक विधायक ऐसे हैं जिनको लगता है कि ज्ञानचंद गुप्ता को व्यक्तिगत तौर पर उनसे ही परेशानी है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। ज्ञानचंद गुप्ता मंत्री के तौर पर खुद ही जवाब देने लग जाते हैं। क्यों पीड़ा के आपको? नहीं देखिए, उनका जो एलिगेशन है। ज्योति जी, सदन की गरिमा, सदन की मर्यादा, सदन का सम्मान, ये बनाए रखना हम सब विधायकों की जिम्मेवारी है। चाहे वो कोई भी विधायक है, चाहे वो कोई विधायक पुराना है, चाहे वो नया है। और जब हम सम्मान व्यवहार की बात करते हैं, जो हम कोई भी समय अलॉट करते हैं पार्टी की स्ट्रेंथ के ऊपर करते हैं। अगर मैं उसमें क्या कर सकता हूं कि अकेले विधायक हैं और अकेले विधायक को उतना ही समय मिलेगा जितना उनके हिस्से आएगा। अब उनको यह शायद पहले बहुत समय बोलने की, क्योंकि जिस समय उनकी सरकार होती थी या विधायक ज़्यादा होते थे, ज़्यादा समय मिल जाता था। क्योंकि अब जब हम समय अलॉट करते हैं तो हम सभी नेताओं से पूछते हैं कि किस किस में बोलना है। ये आपका समय अगर 30 मिनट का है या 3 घंटे का, 3 घंटे में कौन कौन से स्पीकर बोलेंगे। अगर अब उनका समय 5 मिनट है तो 5 मिनट बोलेगा एक स्पीकर का। लेकिन मेरा ये प्रयास रहता है कि सदन के अंदर सभी जो सम्मानित मेंबर हैं उनका मान सम्मान बना रहे, और सभी, मेरी अपेक्षा भी ये रहती है सभी सदस्यों से कि वो सदन की मान मर्यादा, सदन का जो एक
विश्वास है, सदन की गरिमा है और मर्यादा है, उसको बनाए रखें। अच्छा, अभय की चूंकि हम बात कर रहे हैं, नाम लेकर ही बात करें, तो इस बार तो आपको एक कहीं ना कहीं क्या कहें, इसे चेतावनी दी गई या धमकी दी गई कि आपसे जुड़ा सवाल ही इस बार लगा देंगे वो, अगर आप नहीं माने। आज कुछ कंफ्यूज हो क्या? अभी अभी सही से सुन रहे हैं आप? आ रही आवाज? हाँ, इस बार अभय ने एक चेतावनी दी कि अगर आप उनको नहीं बोलने देंगे तो आपका ही सवाल लगा देंगे, और बहुत बार मीडिया में कहते हैं कि आपकी पोल खोलने वाले हैं। क्या कोई ऐसा सीक्रेट है ज्ञानचंद गुप्ता का? देखिए जी, जो अभय के पास है, जिसे लेकर वो डराने का प्रयास करते हैं उनके सीधे। पास जो कुछ भी है उनको लाना चाहिए, जनता को पता लगना चाहिए क्या झूठ है क्या सच है। आरोप लगाना तो बड़ा आसान काम है, आरोप तो किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं, आप मेरे ऊपर आरोप लगा सकते हैं, मैं आपके ऊपर लगा सकता हूँ, किसी पर भी। लेकिन आरोपों के अंदर सच्चाई क्या है, वो जब सच्चाई सामने आती है, सच्चाई जब उसके ऊपर आती है तब फिर लगता है कि अगर सच्चाई है, गलत है, अगर मैं गलत हूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता उसको। अगर कोई दूसरा व्यक्ति गलत होगा तो उसको भी सजा मिलेगी, और कोई गलत आरोप लगाएगा। देखिए, हमने कहा है, आपने विधानसभा के अंदर देखा भी है कि विधानसभा के अंदर किसी भी मंत्री को, किसी भी विधायक को, किसी भी नेता को झूठ बोलने की या झूठ बोल करके मिसगाइड करने की इजाजत नहीं है। अगर कोई भी सम्मानीय सदस्य सदन को मिसगाइड करता है या वहां पर कोई झूठी जानकारी देता है तो वो एक सदन की अवमानना है, और उसका सदन की अवमानना के रहते ही कार्य किया जाता। स्पीकर साहब, अभी जो पिछले दिनों हुआ कि 2 दिन के लिए आपने अभय को सस्पेंड किया, वो अदालत चले गए। हाँ। और हमें भी एक मीडिया कर्मी के तौर पर लगा कि क्या ये आपके दायरे में, आपकी शक्तियों में आता कि या फिर नहीं। सवाल उठाए गए कि आप 2 दिन के लिए ऐसे सस्पेंड नहीं कर सकते। देखिए, मैं समझता हूं कि जो लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, पहले है न्यायपालिका, फिर है कार्यपालिका, फिर विधायिका। तीनों का इंडिपेंडेंट काम है, एक दूसरे के काम में तीनों इंटरफियर नहीं कर सकते। ये संविधान की रचना के अंदर कहा हुआ है और संविधान की ये अपेक्षा भी है कि हम तीनों अंग अलग अलग अपना अपना काम करें। और जब विधानसभा की कार्यवाही, उसके ऊपर कोई भी, पूरे भारत की कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकती। ये ऑन रिकॉर्ड एक्ट के अंदर भी है, 121 के अंदर, और जो 8 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच का फैसला है कि विधानसभा की का जो सदन के अंदर कार्रवाई है, उसके अंदर जो स्पीकर का फैसला है वो पूरी तरह से मान्य है, उसको कोई किसी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। सर, इसी विषय से जुड़ा एक और सवाल पूछ लूं, उसके बाद 2024 की थोड़ी बात करेंगे। मैंने खुद इंटरव्यू किया अभय का, आपको लेकर जो कहा अभय ने हरियाणा न्यूज पर दिए इंटरव्यू में, मैं वो शब्दों में नहीं कहना चाहूंगी, सीधे ये कहा कि आपको ज्ञान नहीं है। नाम तो आपका ज्ञानचंद है लेकिन ज्ञान नहीं है। तो ये जब बाय इलेक्शन से पिछले सत्र हम देखते हैं तो इतनी सीधे सीधे वाली बात नहीं थी कि आप कुछ कह रहे हैं, वो कोई एलिगेशन लगा रहे हैं, तो कुछ दिनों से रार बढ़ गई है किसी तरह की। देखिए ज्योति जी, हमने अपने ग्रंथों में, अपने जो हमारे गाइडलाइंस है या जो कह लिए जिनको हम उपनिषद मानते हैं, उसमें कहा है कि अहंकार की कभी, अहंकार है अभय को, फलता फूलता नहीं है। अहंकार तो इतना जो विद्वान थे रावण, उनका भी नहीं रहा। तो इसीलिए कोई भी यदि अहंकार से बात करता है, मैं समझता हूं वो अहंकार ज्यादा देर तक नहीं फलता फूलता नहीं। सर, इंटरव्यू का आखिरी सवाल, आपने चूंकि चंडीगढ़ से राजनीति की शुरुआत की, उसके बाद विधायक हैं आप, दूसरी बार के विधायक, चीफ व्हिप आप बने, स्पीकर आप हैं, आगे क्या सपने हैं आपके? और अगर मैं गलत नहीं, अगले महीने आप जन्मदिन भी अपना मना रहे हैं, तो बीजेपी में एक उम्र का भी एक बैरियर है। आप समझ रहे हैं मैं जो पूछना चाह रही हूँ? तो अगले इलेक्शन से क्या उम्मीदें हैं कि अगर सरकार आती है तो मंत्री बनने का सपना, या उससे पहले विधायक बनना भी एक सपना होगा? आखिरी सवाल। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का पिछले 42-43 साल से कार्य करता हूं। आज तक
जो भी आदेश जब भी पार्टी ने किया मैंने उस आदेश का पालन किया है। जो भी पार्टी का आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा। कोई सपना तो होगा कि अगली बार क्या नहीं, होगा? सपना हमारे यहाँ सपने खुद नहीं नहीं है, देखते हैं। पार्टी देखती है कि किसको क्या क्या करना है, क्या ठीक है। रखना है, कहाँ रखना है, जो पार्टी का आदेश होता है। और आज तक मैं भगवान की कृपा से और पार्टी की कृपा से, मेरे ऊपर पार्टी की बहुत बड़ी कृपा रही है कि आज मेरे जैसा साधारण कार्यकर्ता अगर विधानसभा के अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी मिली है तो ये सब कुछ पार्टी का दिया हुआ है। मैं अपने आप को इतना वो नहीं हूं कि मैं बहुत सबसे अच्छा हूं, बिल्कुल। लेकिन देखिए, पार्टी ये ने समझा। शालीनता आपको खास बनाती है। पीएम के भी आप काफी करीबी माने जाते हैं, स्पीकर भी अभी है। आगे आप कहते हैं पार्टी हाईकमान जो तय करे वो आपका राजनीतिक भविष्य होगा। आप पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हाँ, बिल्कुल। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हरियाणा न्यूज के कॉन्क्लेव में आप पहुंचे और बहुत शालीनता से, सादगी से आपने तमाम सवालों के उत्तर दिए। बहुत शुक्रिया। तहे दिल से आपका शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, आपकी यही बेबाकी और शालीनता ही आज लाखों करोड़ों लोगों के लिए उदाहरण बन चुकी है। चलिए, अब आगे हम चाहेंगे कि हमारी एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता जी मंच पर आएं और स्पीकर साहब को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित करें। प्लीज मैम, जोरदार तालियों के साथ स्पीकर साहब का शुक्रिया अदा करें। तालियां बजती रहे। चलिए, जो मेहमान हमारे यहाँ पधारे आज उनके लिए खुशियां नगमे बिखेर रही है, दबे दबे पांव से कुछ कह रही है। आज दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में खास मेहमान है। ये आप सभी के लिए, अपने लिए ताली जरूर बजाइएगा। तालियों के साथ स्वागत करें अपने आप का, खुद का, क्योंकि यही हमारी महफिल की जान है। बहुत अच्छा राष्ट्रीय